हेलो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में आपका पुनः स्वागत है। और आज सभी के लिए 23 अप्रैल 2026 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जो 10th और 12th क्लास के जिसने क्या दिए हैं, एग्जाम दिए हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। क्योंकि आज उनका जो है रिजल्ट, जो उन्होंने पूरी साल ही नहीं बल्कि 2 साल 11th और 12th से 2 साल उन्होंने कंटिन्यू तैयारी की है, वो आज के दिन के लिए की है। और सभी बच्चे आज अपना रिजल्ट शाम 4 बजे देखेंगे। हो सकता है वीडियो डालने में 4 से ज्यादा टाइम हो जाए, लेकिन हो सकता है सुबह ही डल जाए, वो देखते हैं। लेकिन आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कुछ बच्चे फेल भी होते हैं, कुछ बच्चे पास भी होते हैं, तो ज्यादा हताश होने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे फेल हो जाएं तो ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, फरवरी तुरंत आ जाती है, ठीक है। और मेहनत करें। जो बच्चे 11th क्लास से अब 12th क्लास में आए वो भी मेहनत करें। और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपके 1 या 2 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। कम से कम आपको 8 से 10 घंटे मेहनत करनी होगी हर सब्जेक्ट के लिए। कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और इंग्लिश, इन सब्जेक्टों पे कम से कम आपको 2-2 घंटे लोगे तो चारों सब्जेक्ट के लिए आपके 8 घंटे बैठते हैं। अगर इंग्लिश में भी आप 1 घंटा कर लोगे तो चलेगा। उस 2 घंटे में आप 1 घंटे में इंग्लिश और 1 घंटे क्या हिंदी पर आप मेहनत करें। तो अब हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो 12th क्लास केमिस्ट्री में आपका चैप्टर फर्स्ट था विलयन। उसके मैंने आप लगभग सभी टॉपिक आपके फिनिश कर दिए हैं। उसी में एक इंपोर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है आपका हेनरी का नियम। जो पेपर में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पेपर में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है, फर्स्ट चैप्टर जो है विलयन, इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो है वो हेनरी का नियम है, इसकी सीमाएं और अनुप्रयोग जो मैं अभी बताऊंगा आपको, और एक राउट का नियम है और इसके न्यूमेरिकल भी मैं आपको कराऊंगा आज। तो देखते हैं सबसे पहले हेनरी का नियम क्या है। वीडियो को देखने से पहले ज्यादा इसे शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें वीडियो को। तो देखते हैं हेनरी का नियम क्या होता है। हेनरी का नियम है कि कोई गैस को जब किसी विलायक में आप घोलते हो, मान लो कोई भी गैस है, आपने देखा है इसका यूज कहां पर होता है, आपने देखा है जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, सोडा वाटर पीते हो, जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो कोल्ड ड्रिंक का, क्या होता है, फट देनी आवाज आती है। ढक्कन को अगर आप एक साथ खोले हो तो एक साथ खोलने पर एकदम आपकी क्या होती है, गैस निकलती है। वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखा थैलियों पे आप पीते हो, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले होते हैं, सोडा वाटर बनाने वाले होते हैं, उनके पास एक सिलेंडर होता है, कौन सी गैस होती है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में वो गैस भरी होती है। तो किसका अनुप्रयोग है, किसके कारण, कौन सा अनुप्रयोग है, वो आपके किसके नियम पर होता है, हेनरी के नियम के अंदर घुली होती है वो गैस उस विलायक में। लेकिन वो एक कंडीशन और देता है कि जो गैस आप लेते हो वो उसमें पूर्ण रूप से घुली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप खोलते हो गैस कहां जाते हैं, निकल के बाहर, घुलते नहीं है पूर्ण रूप से, बहुत कम, ठीक है। यानी कि अधिक घुलनशील नहीं होनी चाहिए और क्रियाशील भी नहीं होनी चाहिए। इसमें मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, 2 पॉइंट मैं आपको अभी और लिखकर दिखाऊंगा। तो हेनरी का नियम क्या है कि जब कोई गैस है और उस गैस का जो है ताप कैसे होना चाहिए, आपका स्थिर ताप जो स्थिर होना चाहिए, और आप कोल्ड ड्रिंक में जो पानी है उसके अंदर, उसमें जो आप क्या मिलाओगे, CO2। तो स्थिर ताप पर किसी विलायक, जैसे पानी आपका, के इकाई द्रव्यमान में, विलायक का कितना लेना है आपको, इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा, जो आप गैस उसमें घोल रहे हो CO2, उसकी जो मात्रा है वह गैस के दाब के क्या होती है, समानुपाती। इकाई द्रव्यमान का कोई विलायक है और उसमें कोई आप गैस घोलते हो, तो उस गैस की जो मात्रा है, जो CO2 की मात्रा है उस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, वो गैस की मात्रा अनुक्रमानुपाती होगी जो आपका गैस है उस गैस के दाब के। ये हेनरी का नियम है। मान लेते हैं किसी गैस का द्रव्यमान W ग्राम इकाई द्रव्यमान विलायक में P ताप पर किसी विलायक में घुलते हैं,
तब आप जानते हो इसके नियम के अनुसार, इसको आप रखने की आवश्यकता नहीं है याद। तो क्या है, गैस की जो मात्रा है वह अनुक्रमानुपाती होगी दाब के। ये आपका हेनरी का नियम है। ताप कैसे होता है, स्थिर होता है। तो अब इसको जब आप हटाते हो, समानुपाती के चिन्ह को आप हटाते हो, तो आपको एक नियतांक लेना होता है, एक इस तरह। तो क्या होता है वो नियतांक, के। तो के कहलाता है आपका हेनरी नियतांक, इसे के एम भी कह सकते हैं। तो ये हेनरी नियतांक होता है। तो के बराबर हुआ W/P। ये हेनरी का नियम है और ये आता भी है पेपर में। इस पर न्यूमेरिकल भी मैं आपको दिखाऊंगा भी करके। सबसे पहले इसकी सीमाएं देखिए। इसकी सीमाएं क्या है, इसकी सीमाएं, मेन सीमा है कि जब आप इस नियम का यूज करते हो तो गैस का दाब ज्यादा उच्च नहीं होना चाहिए। दाब कैसे होना चाहिए, ज्यादा उच्च नहीं, और दाब उच्च नहीं होना चाहिए और ताप कम नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट सेकंड यही है कि ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, दाब उच्च नहीं होना चाहिए, दाब अधिक नहीं होना चाहिए और ताप कम नहीं होना चाहिए। और विलायक में गैस की आणविक अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। विलायक की जो आणविक अवस्था है, जो आप वाटर ले रहे हो कोल्ड ड्रिंक में, उसकी आणविक अवस्था भी चेंज नहीं होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट मैंने बताया है। फोर्थ पॉइंट और मैं आपको लिखता हूं। फोर्थ पॉइंट क्या है इसका, कि जो गैस आप ले रहे हो वो उस विलायक में अधिक घुलन या उससे क्रिया नहीं करनी चाहिए। तो गैस विलायक से क्रिया नहीं करनी चाहिए। आपने जैसी कोल्ड ड्रिंक खोली, गैस CO2 निकल के बाहर जाती है, वो वाटर जो उसके अंदर विलायक है उससे क्रियाशील नहीं होती है, वो क्रियाशील नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका हेनरी का नियम है और ये इसकी सीमाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अनुप्रयोग, एक तो मैंने आपको बता दिया, आपको एक या दो अनुप्रयोग लिखने के लिए आते हैं पेपर में। तो कोल्ड ड्रिंक जो होती है, सोडा वाटर जो होता है, उसमें इसका अनुप्रयोग, ये उसका अनुप्रयोग है। तो इसके अनुप्रयोग में आपको दो कम से कम आपको उपयोग याद रखने हैं। तो अनुप्रयोग है जो मृदु पेय है, या कोल्ड ड्रिंक बोल सकते हो, मृदु पेय कोल्ड ड्रिंक बोल सकते हो आप, जैसे कोल्ड ड्रिंक सोडा वाटर है। तो इनमें CO2 घोल दी जाती है, मैंने बताया अभी आपको, तो उसकी विलेयता को बढ़ाने के लिए मृदु पेय में CO2 की विलेयता को बढ़ाने में, या बढ़ाने के लिए कुछ ही बोल सकते हो, ठीक है। विलेयता को बढ़ाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये एक इसका अनुप्रयोग है कि जो आपके मृदु पेय है, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, सोडा वाटर है, उनमें आप CO2 घोलते हो, तो उसकी विलेयता को बढ़ाने के लिए हम इस हेनरी के नियम का प्रयोग करते हैं। और आपने देखो जो गहरा समुद्र में आपके गोताखोर नीचे जाते हैं, वो भी इसी के अनुप्रयोग पर आधारित है। और आपने देखा है जो हमारा रक्त होता है फेफड़ों में, रक्त में O2 और CO2 का जो आदान प्रदान हेनरी के नियम से होता है। हमारे जो फेफड़े हैं उनमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं O2 और CO2 निकालते हैं, तो वो भी किस पर आधारित है, हेनरी के नियम पर। तो फेफड़ों में O2 व CO2 का आदान प्रदान हेनरी के नियम पर आधारित होता है। तो ये इसके अनुप्रयोग है। दो अनुप्रयोग काफी हैं। एक मैंने आपको बता दिया, गोताखोर जो होते हैं समुद्र में, जो गोताखोर समुद्र में नीचे जाते हैं, तो वो भी अपने श्वसन में O2 के साथ कौन सी गैस ले जाते हैं, जो आपने देखा गोताखोर समुद्र में जाते हैं उनके पीछे सिलेंडर लगा होता है, वो श्वसन लेते हैं, तो उसमें प्योर ऑक्सीजन यूज नहीं करते हैं,
उसके साथ एक हल्की गैस होती है कम वेट वाली, और हल्की गैस कौन सी होती है? हीलियम। तो वो क्या करते हैं, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण जो है उस सिलेंडर में भरते हैं। तो ये आपका तीसरा अनुप्रयोग है। क्या लिखोगे? समुद्र में, गहरे समुद्र में गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण भरकर रखते हैं। ये भी किस पर आधारित है? हेनरी के नियम पर आधारित है। आई बात में? तो ये 3 अनुप्रयोग हैं। तो हेनरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद अब इसके हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है। क्वथनांक और हिमांक के क्वेश्चन सेम होते हैं, बस अंतर ये है क्वथनांक में आपका उन्नयन होता है और हिमांक में आपका अवनमन होता है। आपने पढ़ा है चैप्टर में, आप देख सकते हो। तो आप देखते हो किसी पदार्थ के 1.9 ग्राम, जो पदार्थ होता है वो विलेय होता है और जिसमें वो घुलता है वो विलायक होता है। या तो आप ऐसे ध्यान रखना, या जिसकी मात्रा कम है वो विलेय है और जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक है। 2 तरह से आप, तो आप देखते हो कि एक पदार्थ है और उस पदार्थ का जो है आपका 1.9 ग्राम है और इसको 1.28 ग्राम जल में, तो ये जल है आपका, घोला जाता है। तो बताओ किसकी मात्रा ज्यादा है? ये आप देखते हो ये थोड़ा 1.28 ग्राम, सॉरी ये 128 ग्राम है। क्या है? 128 ग्राम। तो इसकी मात्रा कम है और जल की मात्रा ज्यादा है और जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक है। ठीक है, तो ये आपका विलायक है और विलायक के बाहर को आप कैपिटल W लिख दीजिए और विलेय के बाहर को आप स्मॉल w लिख दीजिए। तो इसको इसमें घोला जाता है और ऐसा करने से विलयन के हिमांक में इतना हो जाता है। अब उसका हिमांक जो घट के कितना होता है हिमांक जल का? 0 डिग्री C। लेकिन जब मैं तय कम होगा तो कम होने का मतलब क्या आएगा? 0 से कम क्या होता है? माइनस। तो उसका हिमांक ये हुआ। तो अगर आप हिमांक डेल टी निकालोगे, क्या निकालना है? डेल टी हिमांक में अवनमन, तो कैसे निकालोगे? बोलिए। 0 डिग्री C में से माइनस करोगे इसको 0.35 डिग्री C को, तो माइनस माइनस प्लस 0.35 डिग्री C। तो ये है आपका हिमांक में अवनमन, हिमांक में कमी। ठीक है, तो ये हिमांक में कमी आपकी निकल के आती है। इसके बाद आपको दिया हुआ है पदार्थ के की वैल्यू ये है और किस में है? 100 ग्राम में। जब 100 ग्राम में, तो आप जानते हो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, आप पिछली वीडियो में देख सकते हो। क्या फॉर्मूला था? चाहे हिमांक हो या क्वथनांक हो, फॉर्मूला था m बराबर KF स्मॉल w अपॉन डेल टी एफ इंटू कैपिटल W। प्रति 100 में कहिए तो आप क्या लोगे यहाँ पे? 100। अब आपको निकालना क्या है? पदार्थ का अनुभार। और अनुभार क्या होता है? बोलिए। अनुभार होता है, पदार्थ का अनुभार होता है स्मॉल m, जो आपको ज्ञात करना है। तो ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप वैल्यू पुट कीजिए। KF की वैल्यू है 18.6। स्मॉल w की वैल्यू क्या है? इंटू 100 अपॉन डेल TF की वैल्यू क्या है? 0.35 और कैपिटल W की वैल्यू क्या है? 128। तो m बराबर, इन्हें आप सोल्व करोगे तो आप देखते हो यहां पे 0.1 और 1 2 प्लेस पर है और अपॉन में भी 2 प्लेस, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसल। तो आपका है 18619 100 अपॉन 35 128। इसे आप सोल्व करोगे और सोल्व कर लोगे आप अपने आप। सोल्व करने के लिए आप इससे पहले कैंसिल कर लेना और या 5 से ये कितनी बार कैंसिल होगा? 7 और 5 से कितनी बार कैंसिल होगा? 20। अब आप 2 से कैंसिल करोगे तो 2 से ये कैंसिल होगा 93 और 2 से कैंसिल होगा
64 और अब 4 से इसे कैंसिल कर दो 5 टाइम और 4 से ये 16। तो क्या आया m इक्वल टू आपका आता है 93 इंटू 19 इंटू 5 अपॉन 7 इंटू 16। तो m इक्वल 19 की 5 में मल्टीप्लाई करना 95, ठीक है, अपॉन में इसकी इसमें करना 112, ठीक है। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको 112 से भाग देनी है और भाग देने पर आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 78.88। तो ये है आपका अनुभार, जो आपने पदार्थ यूज किया है उसका अनुभार है, ठीक है। तो आप इसे नोट्स करें। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है 9 ग्राम ग्लूकोज है। तो एक तो आपके पास ग्लूकोज है C6H12O6 और इसको जल में घोला गया है, एक आपके पास जल है, तो जल तो विलायक होता है। तो ग्लूकोज के 9 ग्राम है और विलायक के 500 ग्राम है, तो जल विलायक हुआ। मैंने आपको बताया था, आप देखते हो ये विलेय और ये विलायक है, कैसे पता लगाया आपने, वैसे भी जानते हो आप, जल का विलायक ही होता है, या इसकी मात्रा कम है 9 ग्राम और इसकी मात्रा अधिक है, तो ये हो जाता है विलायक। और विलायक के बाहर को कैपिटल W और विलेय के बाहर को स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं, या W1 और W2। विलायक के बाहर को W1, इसे W2 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब दिया हुआ है कि 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना है, जबकि Kf की वैल्यू हमारे पास दी हुई है ये। तो विलयन का क्वथनांक निकालने से पहले सबसे पहले आपको निकालना होगा जो विलेय है उसका अनुभार स्मॉल m। कैसे निकालते हैं अनुभार? आप अनुभार निकालते कैसे हैं? तो आप देखते हो कि जो यहां पर कार्बन के 6 अणु हैं, तो 6 में गुना करोगे कार्बन के परमाणु भार से, कितना होता है 12। हाइड्रोजन के 12 हैं और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन के 6 और ऑक्सीजन कितना होता है 16। इस तरह से आप किसी का अनुभार स्मॉल m की वैल्यू निकाल सकते हो। 12 × 72 और 12 एकम 12, 16 छक्कम 96, इन्हें आप प्लस करो, 6 और 2 8 और 2 10, 9 और 1 10 और 1 11 और 7 18। तो कितना होता है ग्लूकोज का अनुभार 180। ये ग्लूकोज का अनुभार होता है। इस तरह से अनुभार निकाल देते हैं। और निकालना क्या है क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक। विलयन का क्वथनांक आपको निकालना है। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि इस पे हम जानते हैं कि 1.013 पर जल का जो क्वथनांक होता है कितना होता है 100 डिग्री सी। ये तो होता है भाई, जल का क्वथनांक कितना होता है, प्योर जल का क्वथनांक ये होता है। उसने विलयन का क्वथनांक पूछा है, क्वथनांक में उन्नयन नहीं पूछा है, ये ध्यान रखना है। उसने क्वथनांक का उन्नयन नहीं पूछा है, विलयन का क्वथनांक पूछा है। अवलयन का क्वथनांक तो बढ़ता ही बढ़ता है, उन्नयन होता है। तो कैसे हमें निकालना है विलयन का क्वथनांक। तो आप कैसे निकालोगे विलयन का क्वथनांक बताइए। विलयन का क्वथनांक आपको निकालना है, मैं बराबर यहां पर लगा रहा हूं। कैसे निकालोगे विलयन क्वथनांक? जो क्वथनांक में तो वृद्धि होती है, तो जो प्योर जल क्वथनांक है वो तो रहने रहना है 100, प्लस क्वथनांक में जो वृद्धि आएगी डेल्टा एफ, उसे क्या कर देंगे 100 में प्लस, तो विलयन का क्वथनांक निकल के आ जाएगा। अगर वो क्वेश्चन में केवल ये पूछता कि विलयन का क्वथनांक में वृद्धि ज्ञात कीजिए, क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात कीजिए, तो आपको निकालना होता डेल्टा एफ, वही तो होता है वृद्धि या उन्नयन। लेकिन उससे पूछा विलयन का क्वथनांक, विलयन का तो ये होता है बढ़ जाता है जो, तो आपको निकालना है क्या डेल्टा एफ। तो आप जानते हो स्मॉल m इक्वल होता है के एफ इंटू स्मॉल w इंटू
अब बात आती है इसमें, मैंने जो पिछला क्वेश्चन किया था वो 100 से किया था, वो 100 आपको गिवन था, तो आपको क्या लेना है यहाँ पे 1000, बाकी सभी क्वेश्चनों में 1000 अगर नहीं दिया हुआ है, अपॉन बोलिए किलोग्राम दिया हुआ है तो 1000 है आपका, तो के अपॉन में क्या होता है फॉर्मूला, डेल टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। बोलिए इसकी वैल्यू कितनी है, एम की 180, के एफ की वैल्यू कितनी है 0.52, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 1000 अपॉन डेल टी एफ तो निकालना है आपको यहां से, और कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी थी 500। अब ये जाएगा मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, तो डेल टी एफ इक्वल 0, देखो पॉइंट कितनी प्लेस पर है, चलो देखते हैं अभी एक बार लिखते हैं जरा, अपॉन में क्या है 180 इंटू 500, तो 500 से 1000 कितने टाइम कैंसल 2, ठीक है, 2 से आप 180 को कैंसिल करोगे कितने टाइम 90, और 9 से 90 कितनी बार कैंसिल होगा 10 बार। अब नीचे 10 से जब आप इसमें भाग दोगे तो डेल टी एफ की जो वैल्यू आपके पास आएगी 0.1 के बाद यानी कि 0.052 ये आएगी, तो ये वैल्यू 0.052 कोई मिस्टेक, 0.52, इससे 2 बार कैंसिल, इससे 9, 10 और 10 से डिवाइड करो तो पॉइंट इधर ही आना आपका, तो ये आप इसमें प्लस करोगे कितना आया 0.052, तो विलियन का जो क्वथनांक है ये आपका विलियन का क्वथनांक है, डिग्री सी, नोट करा इसे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपके जो न्यूमेरिकल है उसे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक आपने तैयार कर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।